एक ऐसी धारा की जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हुई। तो क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि हमने फैराडे के नियम से सीखा। अब हम बात करते हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि एक वैज्ञानिक जिन्होंने यह सोचा कि यदि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो फिर परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। और उन्होंने एक बार देखा कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि जब वो प्रत्यावर्ती धारा को किसी संधारित्र के अंदर प्रवेश करवाते हैं, प्रवाहित होती है, तो उन्होंने जो चीजें इमेजिन की उसकी बात करते हैं। उन्होंने देखा कि जब किसी संधारित्र को करंट दिया जाता है तो एम्पियर के परिपथी नियम के हिसाब से यहां पे करंट दिया गया और यहां पर यदि हमने एक छोटा सा भाग मान लिया तो एम्पियर के नियम के हिसाब से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। यानी एम्पियर का परिपथी नियम था BDL बराबर म्यू नॉट I। यानी किसी तार में से धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये एम्पियर की थॉट थी। अब मैक्सवेल ने देखा कि यहां से करंट यहां तक पहुंचा इस प्लेट तक और यहां से यहां तक के बीच के भाग में कोई परावैद्युत माध्यम था या निर्वात है, उसके बाद भी यहां तक करंट पहुंच रहा है। तो मैक्सवेल के दिमाग में एक बात आई कि वो कौन सा करंट है जो यहां से यहां तक पहुंच रहा है। फिर उन्होंने देखा जैसे एम्पियर के नियम में एम्पियर ने कहा कि इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैक्सवेल ने सोचा कि यहां पर कोई चालक तार नहीं है, तो यदि यहां पे चालक तार नहीं है इसका मतलब यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो जब प्रयोग करके देखा तो उन्होंने देखा कि इस वाले भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां से मैक्सवेल को एक बात समझ में आई कि यदि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसका मतलब कि यहां पर धारा है, और वो कौन सी धारा है, तो उन्होंने उस धारा को नाम दिया विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हुआ। उन्होंने जब देखा कि यहां पर एक भाग बनाया हमने और एम्पियर के परिपथी नियम से कंपैरिजन किया तो उन्होंने देखा कि यदि यहां पर धारा नहीं है मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, परंतु उन्होंने नोटिस किया कि इस वाले भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो मैक्सवेल को एक बात समझ में आ गई कि एम्पियर कहीं ना कहीं एक चूक कर रहे हैं। ये करंट जो यहां से तार के द्वारा जो करंट बह के आ रहा है इसको कहेंगे चालन धारा, और इस वाले भाग में जो करंट है वो करंट जो है वो आवेश के कारण हो रही है या आवेश का मान बदलने के कारण हो रही है। तो ये वाला जो करंट उत्पन्न हुआ है वो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है और यही थॉट जो है आगे चलकर विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज में सहायक हुई और हर्ट्ज ने इसी आधार पर उन तरंगों की खोज करके बताई जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। क्योंकि यहां पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखते हैं कि मैक्सवेल ने
कैसे एम्पियर के नियम में संशोधन किया। अब जो मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी उसको देखते हैं और विस्थापन धारा क्या होती है उसको समझते हैं। उन्होंने जब देखा कि यहां से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसका मतलब यहां पर धारा है, और धारा है तो क्यों है, तो इस आधार पर उन्होंने देखा कि यहां पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में कौन से चेंज हो रहा है, विद्युत फ्लक्स में चेंज हो रहा है। यानी उन्होंने देखा कि फाई बराबर क्या होता है, E इंटू ए, यानी जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान होता है E इंटू ए। अब यदि हम बात करें कि ये जो प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल यदि A है और यहां पर जो आवेश है वो Q है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इनका यदि आवेश घनत्व सिग्मा है तो इस आधार पर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। यदि हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है और उसका मान होता है Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। इस आधार पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो फाई का मान बचा फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई का मान निकल के आया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्या देखा उन्होंने कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो हम फ्लक्स में चेंज निकालते हैं तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी 1 बटे एप्सिलॉन नॉट डी टी। यहां से यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डी क्यू बटे डी टी। इसको इधर छोड़ के इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो जो एप्सिलॉन नॉट है इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, यानी डी क्यू बटे डी टी यानी आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की दर जो होती है वो होती है धारा। अब उस धारा को क्या नाम दिया गया, विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट, इसलिए इसको लिख दिया आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी। यही विस्थापन धारा का समीकरण है। अब एम्पियर के नियम में क्या संशोधन किया उसको समझते हैं, क्योंकि एम्पियर ने जो अपना नियम दिया था, एम्पियर के नियम के हिसाब से एम्पियर ने कहा था कि BDL बराबर म्यू नॉट आई। अब जो मैक्सवेल ने सुधार करके बताया वो क्या बताया कि BDL बराबर म्यू नॉट, और ये जो आई है यानी जो करंट है, उन्होंने कहा कि अब जो करंट है वो केवल एक करंट नहीं है जो चालन करंट नहीं है, अब जो करंट है वो चालन भी है और विस्थापन भी है, इसलिए उन्होंने इसको किया IC प्लस ID। IC यानी चालन धारा और ID यानी विस्थापन धारा। तो म्यू IC और ID का मान भी हमने निकाला, ID का मान एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन आगे चल के एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानी गई, और यही वो इक्वेशन है जिसके आधार पर हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे पहले प्रायोगिक प्रदर्शन किया।